दोस्तों टारगेट स्टडी IQ चैनल पर मैं सौरभ गुप्ता आप सभी के साथ में ऐसी एक टॉपर्स की स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं कि जब आपको ये स्ट्रैटेजी पता चलेगी तो आपके मन में भी ख्याल आएगा कि शायद ये तरीका मुझे पहले पता होता तो मैं पहले से कम मेहनत में ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाता। अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको वो तरीका समझ में आ जाएगा। देखो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो देखो पूरा पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। पहली चीज़ समझना, सबसे पहले तो 40% क्वेश्चन जो हैं ये पुराने वर्षों के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आप कहोगे सर 40% नहीं उससे कम होते हैं, अब वो ज़माना चला गया। लेकिन मैं अभी आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि 40% क्वेश्चन जो हैं ये पुराने वर्षों के अभी भी रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका 40% क्वेश्चन जो है जो अदर जैसे कि आईएएस जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ से कुछ ले लिए क्वेश्चंस, थ्योरी चेंज कर दी, या अदर स्टेट का जो पीसीएस है वहाँ से क्वेश्चंस ले लिए, या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए वो इसमें आ जाते हैं। बचे जो 20% क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहली बार आपने देखे होते हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे शुरुआती 40%, यानी कि जो क्वेश्चन पुराने सालों के पेपर से रिपीट होते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, या फिर जो सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी किरण वाली, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब ये कैसे होता है? होता ऐसे है दोस्तों कि जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज कर दी जाती है। मतलब क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है और ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज कर दी जाती है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस में चेंज कर दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर चेंज करके फिर से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगाया है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, जल प्रपात को लेकर ये क्वेश्चन है और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सभी एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज को चेंज कर करके कभी कभी पूछेगा सिर्फ राजस्थान गुजरात का, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो आप क्या करें दोस्तों, 12 जून को एग्ज़ाम होना है। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा कि पिछले 8 वर्षों में यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है उसको बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि अब वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो अब नया क्वेश्चन बनकर आएगा और जो क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन बना है उस टॉपिक को भी बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो एग्ज़ाम से पहले आप विश्वास मानो कम समय में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसी प्रयास में आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस के लिए पिछले 8 वर्षों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में घुमा फिरा कर जैसे भी पूछे आप उसको सही करके आओगे। क्योंकि आपके लिए मैं ये नोट्स तैयार कर रहा हूँ जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन है उसका ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से बनेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया और इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब कुछ इसी तरीके से कवर करवा दूंगा, सो दैट एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 30 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करवा रहा हूँ। पहला एक प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस में कि समझना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो क्या था कि अंग्रेज जिस समय ब्रिटिश इंडिया भारत पर शासन कर रही थी तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मॉन्टेग्यू और दूसरे का नाम था चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत सरकार के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वो गवर्नर हुआ करते थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया और भारत की तरफ भेज दिया कि भाई ये हमने प्रस्ताव बनाया है, अब इसको आप लोग देखो।
तो वो जो प्रस्ताव था, अगर आपने हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा होगा तो वो किस चीज़ से संबंधित है। बस इतने ही आसान क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं, मन में हौवा बनाकर ना रखें, आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि कोई सामाजिक सुधार था, तो कोई समाज में सुधार, जैसे कि कोई सती प्रथा हो गई या समाज में कोई बुराई चल रही है उसको समाप्त करने को लेकर था, तो समाज में सुधार को लेकर नहीं था। फिर था कि शैक्षणिक प्रशासन से सुधार, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम चल रहा है उसमें सुधार, ये भी नहीं था। पुलिस में कोई, प्रशासन में कोई सुधार था, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन हो जाएगा कि वो एक संवैधानिक सुधार था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उन लोगों ने थोड़ा सा सुधार किया था। तो याद रखना कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, एक्चुअल में ये जो प्रस्ताव होते हैं ये गवर्नर और ये जो हाई पद पर लोग थे उनके नाम पर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक सुधार था। अब इसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया है, क्योंकि अब अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? अब पूछा जाएगा कि बताओ संवैधानिक सुधार इनमें से कौन से प्रस्ताव के तहत आया था। ऑप्शन नंबर ए होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी में किसी और का नाम, सी में किसी और का नाम और डी में किसी और का नाम। तो आंसर आपको करना होगा। तो ये संवैधानिक सुधार था। अब इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये है मॉन्टेग्यू और ये रहे उस समय के जो चेम्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर ही इस प्रस्ताव को बनाया था। अब देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछ सकता है। अब देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमने ये नोट्स में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का ये जो प्रस्ताव था इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं, एक एक लाइन एक क्वेश्चन है। मतलब इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा थ्योरी बनाया है कि सॉल्यूशन से आपको सब कुछ सीखने को मिले। तो पहली चीज़ तो देखो, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी ये वर्ष 1918 में जारी करी गई थी। तो पूछा जाए कब करी गई थी जारी? 1918 में। इसमें इन लोगों ने किस चीज़ की बात करी थी? इन्होंने संवैधानिक सुधार की बात करी थी। अब इसको लागू कब किया गया था? तो इसको 1919 भारत शासन अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 भारत शासन अधिनियम बनाया गया था। तो एक प्रश्न आप खुद से सोचो, ये भी तो बन सकता है कि बताओ 1919 का भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। बस यही चीज़ तो पूछ लेता और आप कहते हो कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थ्योरी से। तो ये किस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया? तो ये जो अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद में 1919 में जब ये पारित कर दिया गया, बना दिया गया, तो 1947 तक ये चला था। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात जो कही गई कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करी गई। अभी तक भारत में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी, जिसको बाद में लागू कर दिया गया। अब ये जो लाइनें और भी लिखी हैं इसको आप हमारे पीडीएफ से पढ़ लेना, टेलीग्राम पर इसको शेयर कर देंगे। इसके बाद में जो मोटी मोटी बड़ी बात और ये है कि इस अधिनियम के बाद से ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपने देखा भी होगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है वो कब प्रदान किया गया? तो आंसर आप कर देना कि 1919 के 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद, पारित होने के बाद महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला था। इस वजह से कह रहा हूँ क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया दोस्तों, पिछले 5 साल के क्वेश्चन अगर इस तरीके से पढ़ लिए, विश्वास मानिए पूरा का पूरा पेपर करके आओगे, पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 1907 में सूरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सभी लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके बाद में कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी। तो पूछा कि उसका मुख्य कारण क्या था, तो समझना है इसको। पहला लिखा है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। ये गलत है, ये उसका कारण नहीं था। दूसरा कारण है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ये हो सकता है। तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर है चौथा
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, ये भी नहीं होगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस में क्या था 1905 के बाद में 1905 के बाद में कांग्रेस में फूट पड़ने लगी। कांग्रेस दो दलों में बंटता हुआ दिख रहा था, एक थे नरम दल और एक था गरम दल, यानी कि एक एग्रेसिव लोग थे और एक थे जो शांत लोग थे। तो जो एग्रेसिव लोग थे, चरमपंथी जिनको बोला गया है, उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार के सामने जो नरमपंथी लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, वो अपनी वार्ता को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दब के बात कर रहे हैं, जबकि चरमपंथियों का मानना था कि उन पर दबाव बनाया जाए, उनसे काम निकलवाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिस वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई। अब चूंकि दोस्तों ये टॉपिक अभी आया है तो क्या करना है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों रिपीट होने वाला नहीं है, क्वेश्चन तो घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। तो आप क्या करो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक को अगर आपने 100% तैयार कर दिया तो यानी कि ये वो टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है और पिछले वर्षों में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो अगर आपने इस टॉपिक को 100% कर दिया तो आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए, पूछे जाने तय हैं। तो हमने नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, कोई थ्योरी नहीं, सारे फैक्ट। तो ये देखो 1907 का सूरत वाला अधिवेशन आप देख सकते हैं, सूरत का अधिवेशन है। इस तरफ आपको गरम दल बैठा हुआ दिख रहा है, इस तरफ ये गरम दल के लोग हैं और उस तरफ आपको ये जो लोग दिख रहे हैं ये है नरम दल के लोग। तो इनके बीच में लड़ाई क्या हो गई थी, पहले ये चीज़ समझो कि जो सूरत का अधिवेशन है ये 26 दिसंबर 1907 को हुआ था। एक प्रश्न पूछा जाता है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये सूरत में ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन से ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसमें हुआ क्या था, इसकी रूपरेखा आपको बताता हूँ। हुआ क्या था कि 1905 में जब बनारस का अधिवेशन हुआ था जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले को उसकी अध्यक्षता दी गई थी, उसी समय से ही मतलब ये लड़ाई शुरू हो गई थी। इसमें क्या था कि जो नरम दल के लोग थे उनका कहना था 1905 में आपको पता है बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो जो गरम दल के लोग थे उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और जब इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया तो जो नरम दल के लोग थे वो कहने लगे कि अरे भाई इतना विरोध करना ठीक नहीं है। उन्होंने गरम दल के लोगों ने कहा अरे भाई बंगाल का विभाजन हो गया है, हम शांत कैसे बैठ सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये एक आंदोलन शुरू हो गया। तो गरम दल के लोग चाहते थे कि ये आंदोलन एक विश्व रूपी आंदोलन बने और पूरा भारत इसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन जो नरम दल के लोग थे वो कहते अरे भाई क्यों इतना टेंशन पैदा कर रहे हो, इसको बंगाल तक सीमित रहने दो क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ है। तो इसी बात पर बहस शुरू हो गई थी 1905 से ही। अब 1906 वाला अधिवेशन हो गया। अचानक से 1907 वाला जब अधिवेशन हुआ तो दोनों ग्रुपों में कंट्रोल नहीं हुआ और वहीं पर ही कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब सूरत अधिवेशन का जो विभाजन है इसके 3-4 मेजर कारण बताए गए हैं, उनमें से कुछ भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। जैसे कि जो उदारवादी लोग थे वो रास बिहारी बोस को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो गरम दल के लोग थे उग्रवादी लोग वो लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस का। लेकिन बाद में क्या हुआ, गरम दल के लोगों की बात नहीं सुनी गई और रास बिहारी बोस, नरम दल के लोगों के नेता जो है रास बिहारी बोस चुन लिए गए। इसके बाद में बंगाल का विभाजन एक बहुत बड़ा मुद्दा था ही। इसके अलावा 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे भारत, जिनका बहुत स्वागत किया गया था, उसका भी विरोध हो रहा था, ठीक है। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। अब आप ही बताइए, इतना सब जानने के बाद में क्या आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है? दोस्तों आप विश्वास मानिए, अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या किया है, चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये क्वेश्चन है तो इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ इसी क्वेश्चन के नीचे दे दिया है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में करी गई थी, किसने किसने करी थी उन सब के नाम लिखे हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है।
तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये 1885 में बॉम्बे में किया गया था और उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा, तीसरा, और देखो पॉइंट भी लिखे हैं। दूसरे सत्र के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा सत्र जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है PCS में, बताओ कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सर बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी कांग्रेस के और जो सम्मेलन हुए हैं उन सब के नाम यहाँ पर और क्या क्या उसकी विशेषता थी वो सब कुछ लिख रखा है। लेकिन इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम से ज़रूर ले लेना, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसके बाद में PCS के पुराने वर्षों का एक शानदार क्वेश्चन है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा। क्या था कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो भारतीय आर्मी का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। तो क्या हुआ कि एक क्रिस्प योजना लॉन्च करी गई। एक क्रिस्प समझौता है, आपको पता है समय समय पर भारत में कुछ ना कुछ आता रहा है ब्रिटिश की तरफ से। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स योजना जो है उसकी परिकल्पना क्या थी, क्या था उसमें? तो पहला है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जानी चाहिए। तो इतने अच्छे ब्रिटिशर्स तो होंगे नहीं कि भारत को स्वतंत्रता दे देंगे, तो पहला तो गलत है। फिर है स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। ऐसा भी उसमें कुछ नहीं था। भारत को इस शर्त के साथ में गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल का शामिल हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं था। बात यह थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टैफोर्ड क्रिप्स की जो योजना आई थी उसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया था। आप देख सकते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स का ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। क्रिस्प मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जब ये भारत में अधिनियम मतलब ये जो मिशन आया तो इसका उद्देश्य था भारत को एक डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देना चाहिए। और ये भारत आया कब था? तो ये आया था मार्च 1942 में भारत में आया था। डोमिनियन स्टेटस देने का सीधा मतलब था कि तत्काल प्रभाव से जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें ब्रिटिशर्स भारतीय सेना का इस्तेमाल करना चाहते थे, अपना उनका फ़ायदा उठाना चाहते थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि जब ये बातें भारत में पता चली तो 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, और जो कि सफल रहा था। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट भी आपको पता चलता है। फिर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कमी ना करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको लाइक और शेयर करोगे उतना ज़्यादा ही ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। क्वेश्चन बनेगा स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो पहला ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो लोगों का गुस्सा चरम पर था। जाहिर सी बात है, बंगाल का विभाजन हो रहा था तो कोई चुप कैसे बैठ सकता है। तो उस समय एक डिसाइड किया गया कि हम लोग बहिष्कार करेंगे। 1905 की बात है। तो यहाँ पर जैसे ही 4 जुलाई 1905 को इसका विभाजन अनाउंस हुआ था, उसके बाद में भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे इन सब में बैठक हुई और ये डिसाइड किया गया कि हम अंग्रेज़ों की 2 ही चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया समय समय पर कुछ ना कुछ आता रहा है। कभी क्रिप्स समझौता, कभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समझौता, कभी बटलर कमेटी। तो आपको पता होगा कानपुर में एक कॉलेज है HBTI, मतलब हरकोर्ट बटलर। तो ये वही बटलर है। ठीक है, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की आधिकारिक निश्चित करना। ठीक है, गलत है। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, गलत है। राष्ट्रवादी प्रेस
पर अधिरोपित करना गलत है। भारत सरकार एवं देसी रियायतों के बीच में संबंध सुधार करना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये जो प्रस्ताव आया था इसका उद्देश्य था कि जो भारत सरकार है और जितने भी आपको पता है कि देसी रियायतें भारत में बहुत थी, राजा महाराजा ये सब थे, तो इसका था कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको सुधारना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका आंसर इसका हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हरकोर्ट बटलर का फोटो, जिनके नाम पर कानपुर में एक कॉलेज भी है, HBTI, हरकोर्ट बटलर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मतलब इसको समय के सही अनुसार आपको अरेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी हिस्ट्री आपने कैसे पढ़ रखी है उस पर डिपेंड करता है। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। पहले भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद में आपका रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसका डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि आप देख सकते हो सबसे पहले हुआ था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और फिर 1946। क्वेश्चन बनेगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गवर्नर जनरल को दी गई थी। बहुत ध्यान से समझना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान करी गई थी। एक्सप्लेनेशन इसका नीचे दे रखा है, जब आप PDF को डाउनलोड करोगे तो वहां से इसका रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? आपको पता है एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब पहले से ही पता है कि इससे क्वेश्चन बनना तय है। तो इसमें क्या था, इसका हमें कारण बताना है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका कारण क्या है। पहला है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को सक्रिय भागीदारी। तो कोई मतलब नहीं था इन लोगों को। भारत के दलित एवं आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, ये भी गलत है। रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यानी कि किसान जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये जो चंपारण सत्याग्रह है इसके बारे में सारे पॉइंट जान लो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग जो है वो बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में किया था। अब इसमें था क्या, एक प्रथा चल रही थी उस समय किसानों के बीच में जिसको बोलते हैं तिनकठिया प्रथा। ठीक है, याद रखना, बस यहाँ से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसान में तिनकठिया प्रथा से त्रस्त है। इसके तहत क्या था कि ज़बरदस्ती किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था कि उन्हें अपनी खेती में अनिवार्य रूप से 3/20 हिस्सा जो है उस पर उनको नील की खेती करनी पड़ेगी। ये ज़बरदस्ती, चाहे वो गेहूं उगाता हो तो भी उसके फसल का एक हिस्सा जो है 3/20वां हिस्सा नील की खेती उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो घुमा फिरा कर पूछ सकता है किस चीज़ की खेती, अफीम की खेती कि नील की खेती? तो नील की खेती, अफीम की नहीं। फिर गांधी जी ने देखा कि ऐसे किसान बड़े परेशान हैं, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही है। बस गांधी जी को बुला लिया गया, गांधी जी वहाँ पर गए, इसके लिए आंदोलन किया और चंपारण सत्याग्रह में सफलता हासिल करी। फिर एक क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू करी गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? लागू होता है नहीं पूछा गया, लागू नहीं होता है ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। भारत का नेपोलियन के खतरे में असुरक्षित रहना, ये भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ लागू नहीं होता है, बाकी सब कुछ लागू होता है। होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? ये जो है ये
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बहुत शानदार तरीके से। यहाँ पर आपको फ़ोटो भी लगा दी। हुआ क्या था कि उस समय अंग्रेज़ों की जो सेना थी, उस समय भारतीय लोगों को बनाकर उसने जो सेना बनाई थी, ब्रिटिश सेना जो थी, वो अपने खर्चे नहीं उठा पा रही थी, बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, सहायक संधि बनाई। सहायक संधि में क्या था कि जैसे मान लो इतनी बड़ी आर्मी है, इसका रेगुलर खर्चा भी होगा, खाना पीना हथियार ये सब, तो अंग्रेज इसको चला नहीं पा रहे थे। जब वो चला नहीं पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया। उस प्लान को ही कहा जाता है सहायक संधि। तो इस सहायक संधि में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या कहा, दिमाग लगाया और भारत के जितने भी राजा लोग थे, यानी कि जो देसी जो प्रांत वगैरह थे, राजा लोगों से बोला कि आप, हमारी सेना जो है वो आपके पूरे साम्राज्य की रक्षा करेगी, ठीक है। बदले में आपको क्या करना होगा, बदले में हमारी जो सेना है उसका जो पूरा खर्चा है वो आपको उठाना पड़ेगा। तो राजा लोगों ने सोचा कि हमें दूसरे जो प्रांत है वहाँ से अगर अटैक हो जाएगा तो अंग्रेज़ों की जो सेना है वो हमारी रक्षा करेगी और बदले में हमें उन सेनाओं को खर्चा जो है उसका चलाना है। तो राजाओं को ये जो चीज़ है वो पसंद आ गई। जब उनको ये चीज़ पसंद आ गई तो अंग्रेज़ बड़े खुश हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे ये बड़े दिमाग वाले थे। ये अपनी सेनाओं का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ, सेनाएं तो इनके अंडर में ही काम कर रही थी, इनका जो उनको कमांड देने वाले लोग तो अंग्रेज ही थे, बस उसका खर्चा जो है वो भारत के राजा लोग चलाने लगे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों की जो व्यवस्थाएं थी उसको और मजबूती मिली और भारतीय राजा लोग जो हैं धीरे धीरे अंग्रेज़ों के दबाव में आते चले गए, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है। अब एक प्रश्न इससे में पूछा जाता है कि बताओ सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था। तो सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के जो निजाम थे वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने इसको स्वीकार किया था अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं तक समाप्त रखते हैं। ऐसे ही देखो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, विश्वास मानो इस टेक्निक से पढ़ोगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सो दैट आपको PDF इसका ज़रूर मिलता रहे।